विकास चाहे कितना ही डिसएग्री करने की सोच ले, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि अगर बालाचंद्रन किसी बात पे अड़ गए हैं तो वो अड़ गए हैं। और यहाँ पे दिक्कत ये थी कि बाला सिर्फ और सिर्फ इतना कहते कि भाई तेरे को मेरी जितनी मदद करनी है तो कर लेना, लेकिन पहले प्रणव को वापस रिहैब सेंटर में एडमिट करो। 2 दिन और बाकी थे, प्रणव को वापस वो सिग्नेचर करना था बाहर निकलने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोर्ट नहीं सुनता, पुलिस वाले नहीं सुनते, एंड इमीडिएट जो है शक जो होता प्रणव पे जाता। और यहाँ पे कहानी तो अलग ही पन्ने पलट रही थी। विकास कई बारी कोशिश करता है कि बालाचंद्रन कैसे भी उनके साथ वापस चले जाएं, फिर वो लोग वापस आ जाएंगे डायरेक्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन बाला नहीं मानते। बाला कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड था टुवर्ड्स दैट डायरेक्टर। अगर वो ये सारी हेल्प नहीं करता तो शायद उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती। अगर कोई आउट ऑफ द वे जाकर उनकी इतनी मदद कर सकता है तो बाला हैड टू रिटर्न द फेवर। पर यहाँ पर ये नहीं पता था कि उस साइड हो क्या रहा है। बट एनी हाउ वहाँ से इमीडिएटली एक बस पकड़ के रतौल पाड़ी के पास के स्टेशन की तरफ जाया जाता है, जहाँ से एक ट्रेन जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में बालाचंद्रन का जो नया शहर था वो पड़ता था, और वहाँ से इमीडिएटली जाकर के वापस प्रणव को एडमिट करवाना था। जैसे ही प्रणव एडमिट हो जाए वहाँ से इमीडिएटली विकास जो था रिटर्न करता टुवर्ड्स रतौल पाड़ी, या जहाँ पे भी वो डायरेक्टर था। मैसेज गिरता है और मैसेज बहुत ही क्लियर होता है। यहाँ पे जो ट्रैक करने के लिए नंबर दिया गया था वो नंबर एक लोकेशन पर काइंड ऑफ मिला था, पर दिक्कत ये थी वहाँ पे कहाँ ये समझ नहीं आता। पर इसे कंफर्म करने के लिए विकास सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। जहाँ से ये कॉल आया था वहाँ पे बालाचंद्रन को बैकग्राउंड में किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुनाई दी थी क्या, लोगों की भीड़ की? बालाचंद्रन इस बात पे हाँ कह देते हैं। उन्हें बस यही चाहिए था। विकास वहाँ पर एक चौपाटी थी। चौपाटी शहर की एक ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के खाना खाते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं। वैसी ही एक चौपाटी से उस डायरेक्टर का फोन गिरा था, लेकिन उसके बाद उसका कोई ट्रेस नहीं था। लोकेशन बालाचंद्रन के साथ शेयर की जाती है। जहां पर एक तरफ ये स्टेशन पहुंच चुके थे, वहीं पे बाला इमीडिएटली उस लोकेशन के लिए निकलते हैं, और विकास जो हैं वो अपनी पुलिस प्रोटेक्शन को उस डिजायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं। Ladies and gentlemen, dear listeners and my dear JT8 family, रास्ता चुन लिया गया है with a total of 2154 votes। दूसरे रास्ते को चुना गया है। एंड मोमेंट तक दूसरा रास्ता यूट्यूब पर और पहला रास्ता इंस्टाग्राम पे लीड करता रहा, बट द एंड रिजल्ट इज टुवर्ड्स दूसरा रास्ता। बालाचंद्रन जो हैं वो डायरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे बाय नॉट इवन नोइंग द रिस्क दैट अवेट्स हिम। बट खैर यहां पर उनको लोकेशन शेयर करी जाती है, और विकास की तरह केस नहीं था बालाचंद्रन का। वो इसके पहले भी रतौल आ चुके थे, वो जगह रतौल की थी, वो समझ जाते हैं कहाँ जाना है। इमीडिएटली वहाँ से एक बस पकड़ के रतौल शहर की तरफ निकला जाता है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द सेकंड कहानी ऑफ आवर सीरीज फिर क्या हुआ। ये कहानी नहीं, कहानियों का एक खेल है, और जिस खेल को अब आप खेलने वाले हैं, जिस कहानी को अब आप खेलने वाले हैं, उसका नाम है क्रो हाईवे एपिसोड नंबर 6। सवाल, क्या बालाचंद्रन का डायरेक्टर को ढूंढना वाज अ वाइज डिसीजन? ठीक है जी, तो बताते हैं आपको कि फिर क्या हुआ। किस्मत कहीं ना कहीं बालाचंद्रन के साथ थी। वो बस मिल जाना एक बहुत बड़ी बात थी। रतौल पाड़ी कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं थी जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हों, लेकिन रतौल पाड़ी एक ऐसी जगह पे आता था, अगर कोई रतौल आ रहा हो तो कई बसेस वहाँ से निकलती थी। ऐसी एक बस में बैठकर इमीडिएटली वो निकलते हैं। सोशल मीडिया से डायरेक्टर जो थे उनकी एक इमेज डाउनलोड करी जाती है,
और वो इमेज कहीं ना कहीं वुड सर्व द पर्पस ऑफ वहाँ पहुँचकर लोगों से पूछना अगर वो वहाँ दिखाई नहीं दिए तो। खैर, जिस चौपाटी की बात की गई थी वहाँ पर पहुँचा जाता है और पहुँचते ही साथ डायरेक्टर को ढूंढना शुरू किया जाता है। जो दुकान दिखे, जो वहाँ पे लगे कि यार ये आदमी पता कर सकता है, वो सबके सामने जाके फ़ोटो दिखाई, लेकिन किसी ने भी ऐसे किसी इंसान को देखा हो, और उन्होंने बताया भी हड़बड़ी में हो सकता है ये कुछ नहीं मिला। इसी के साथ जब वो दूसरी दुकानों पे जा रहे थे तो वहाँ पर एक दुकान दिखाई दी जो काइंड ऑफ एक नाश्ता घर टाइप का था। वहाँ पे भी उन्होंने यही सवाल पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे किसी को देखा है, तो उनका जो मालिक था उन्होंने ध्यान से उसको देखा और बालाचंद्रन की ओर देखा। ये कौन लगता है तुम्हारा? आप जानते हैं इसे? तो पहले बताओ, लगता कौन है तुम्हारा? जान पहचान है, रिश्तेदार है, दोस्त है क्या? अब जी दोस्त है मेरे। आपने अगर इनको देखा हो तो अबे साले, अगर पागल है तो कहीं बांध के क्यों नहीं रखते हो जी? बगल में खड़े लोगों की ओर देखता है और वो सब जो होते हैं वापस अपने काम पे लग जाते हैं। ये दोबारा से मालिक जो है बालचंद्रन की ओर देखता है। साला तुम्हारा ये पागल दोस्त अभी शाम को आए, यहां पर आया, पता नहीं क्या कुछ तो भी चिल्लाता फिल्लाता, पूरा अपना मोबाइल फोन हमारे तवे में डाल के चला गया यार। 25-30 समोसे थे उसमें जो हो रखे थे वो खराब हो गए, उसके अंदर का जो तेल था हमें 12 फेंकना पड़ गया। यहाँ आकर इतना हंगामा किया, भग गया। यहाँ जो बाकी लोग बैठे थे हमारे ग्राहक चले गए। अबे अबे दिमागी हालत सही नहीं है तो रखो ना उसे कहीं पे। यहाँ पे जब ये बोल रहे होते तो वो सुनाना रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक ये गाली वो गाली, और बालचंद्रन सुन के इतना कंफर्म कर जाते कि बंदे सही की बात करे, क्योंकि फ़ोन पे वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड था। लेकिन क्या फ़ोन को कहाँ डाल दिया कि उसका फ़ोन कहाँ पर है? अरे फ़ोन गोली मारे तुम, नुकसान जो वो उसको कौन देखेगा? यहाँ पे इमीडिएटली बालचंद्रन जो है एक 20 रुपया निकालते हैं और सामने रख देते हैं। दुकान वाला उसे देखता है, ये आपके नुकसान के लिए। एक दूसरा 20 का नोट निकालते हैं, रखते हैं। ये आपके जो ग्राहक गए उनसे जो आपका नुकसान हुआ उसके लिए। अब बताइए उसका मोबाइल कहाँ है? तो दुकान वाले का अचानक से गुस्सा काफी ठंडा सा हो जाता है। जितने का उसका नुकसान नहीं हुआ था, ये कम से कम उससे 3-4 गुना पैसे थे। वो अचानक से शांत होके, जी वो यहाँ पे डस्टबिन में देखो, ऐसे करके करता है, और वहाँ पे एक लड़का जो तो उसको इशारा करता है कि वहाँ देखने के लिए। बालचंद्रन वहाँ पे जाते हैं तो एक फ़ोन था पूरा वो तेल में जो होकर, अब वो क्या होगा यार, तेल में एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस लो, क्या हालत होगी उसकी, वो पूरी तरह से निपट चुका था। बट कैसे तो भी उसका जो भी बचा कुचा होता है वो एक प्लास्टिक बैग में डाल के रैप करते हैं। ये कहाँ गया? अब ये यहाँ हमारी दुकान से भगता हुआ उधर चला गया, बस स्टैंड की तरफ गया। बस में किसी में बैठा, कहीं वहाँ भगा क्या? फिर नहीं, वो वहाँ नहीं जाके, वो पीली वाली जगजीत ट्रैवल्स में बैठा था क्या? वहाँ वो देखो, वो जाके पूछ कर जाके, वो ऐसे करके इशारा करता है। वहाँ दुकान में काम कर रहा है एक जो होता है, वो वहाँ इमीडिएटली जाता है और हाँ में सर हिला देता है कि हाँ इन्हीं की बस में बैठा था करके। जगजीत ट्रैवल्स की दरअसल वहाँ पे कुछ बसें चला करती थी, वहाँ पे 2 और बसेस वहाँ खड़ी हुई थी, और इसके पहले दिन भर में 3 बसेस वहाँ से निकलती थी। बालाचंद्रन दुकान वाले से सीधे सीधे पूछते हैं, वो इंतजार कर रहा था उस बस में बैठने का या जो दिखी उसमें बैठ गया? दुकानदार कहता है नहीं, वो तो मतलब ऐसे भगता हुआ गया और कुछ तो था और वो बैठ के निकल गया। अभी वो तो बालचंद्रन वहां पे जो बाकी की 2 बसेस खड़ी थी उस जगजीत ट्रैवल्स की, उनके पास जाते हैं पूछने के लिए कि यहाँ से और कौन सी बसेस निकली हैं और कौन से रूट की तरफ निकली हैं, ताकि कहीं तो ट्रेस कर पाएं, कहीं विकास से पूछे, कुछ तो करें। वहाँ पे बालचंद्रन के सामने वो लोग कुछ ट्रैक्स देते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ करके बसेस गई हैं। वो सारे रूट्स की ओर देख रहे होते हैं और अचानक से उनमें से एक रूट को देखकर बालचंद्रन रुक जाते हैं। यहाँ पे बस जाती है आपकी, कितना आगे तक जाएगी ये? सर यहाँ से तो करीबन 6 किलोमीटर और है, फिर वहाँ से वापस, वहाँ पे लोग नहीं है। तो बालचंद्रन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जो डायरेक्टर थे वो किसी रैंडम बस में नहीं बैठे थे, बल्कि वो ढूंढ के उस बस में बैठे थे। क्यों?
बालचंद्रन जो हैं वो विकास को अपडेट कर देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करके अभी तक टोटल सिचुएशन हुआ, मैसेज पे पूरी बातें हो जाती हैं, और वहीं पे वो एक बस में बैठकर निकल जाते हैं। अब देखो वो बाकी की 2 रूट्स कहाँ जा रही थी इस बारे में तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, ना तो उनको तीसरी रूट के बारे में पता था। बात बस इतनी सी थी कि वो तीसरी रूट पे एक कॉलोनी पड़ती थी, एक ऑर्किड कॉलोनी करके, और वही रूट से थोड़ा सा बगल में उनका वो ढाबा। कहीं ना कहीं बालचंद्रन के मन में आता है कहीं वो उस ढाबे की तरफ तो नहीं भागा, क्योंकि उसका घर अगर सेफ नहीं है, अगर वो अपना परिवार भिजवा चुका है तो कहीं कुछ, उनके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ढाबा एक स्पेस स्पॉट तो था, अगर सेफ स्पॉट नहीं होता तो जस्ट इमेजिन वो कॉलेज की इतनी क्रिटिकल बात बताने के लिए या फिर अपनी डाउट शेयर करने के लिए उसी जगह को क्यों चुनता। बट एनी हाउ अपने इस हंच को प्ले करते हुए वो उस ढाबे की तरफ निकलते हैं। पहुंचते ही साथ फ़ोन दिखाकर पूछते हैं कि ये आदमी यहाँ पर आया था कि आपके यहाँ पे हम पहले खाना, लेकिन वो इससे पहले अपनी बात ख़त्म करें तो वो जब लड़का वहाँ खड़ा होता है पूछता है आपके दोस्त हैं ये? अरे वो भैया वो हमारे मालिक जो हैं वो लेकर गए हुए हैं अस्पताल, वो बहुत मारा उनको, पता नहीं कौन तो गुंडे आए यहाँ पे। बालचंद्र को समझ वो शांत करते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे बताओ। तब वो बताते हैं कि पता नहीं हड़बड़ाते भगते भगाते हुए वो यहाँ पे पहुँचे, कुछ तो भी था, बातें बातें चल रही थी, ये वेटर था वहाँ पे तो ये उसने बस उतना ही देखा, लेकिन इतने में वहाँ पीछे से 2 गाड़ियाँ आकर के रुकी और उसमें से करीबन ऐसे 8-10 लोग निकले और उन्होंने मिलकर डायरेक्टर को खूब मारा। लेकिन इतने में यहाँ के जो मालिक थे वो अपने लोगों को इकट्ठा करके जब वहाँ पे बचाने के लिए पहुँचे तो फिर गुंडों ने वहाँ से इमीडिएटली बैक ऑफ किया। लेकिन इतने में डायरेक्टर की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। जो मालिक थे वो अपनी गाड़ी में डाल करके उनको वहाँ के पास के एक अस्पताल की तरफ लेकर के गए थे। अस्पताल का एड्रेस लिया जाता है और बालचंद्रन इमीडिएटली उस हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। इसके अलावा कोई लीड नहीं थी, लेकिन किस्मत से उनका वो हंच पे बैक कर जाता है। इन सभी बातों को वो विकास को जो है अपडेट कर देता है। विकास का जो प्रोटेक्शन होता है जो उनको सिटी के अंदर पहुंचाना था वो तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हॉस्पिटल वाला जो है विकास जो है अलॉट करवा देते हैं। एक तरफ पुलिस का स्क्वाड जो था वो उस हॉस्पिटल पहुंच रहा था और दूसरी तरफ बालचंद्रन जो थे वो उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। हॉस्पिटल करीबन वहां से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर रहा। वहां पहुंचते हैं, पहुंचते ही साथ वहाँ के रिसेप्शन पे पूछा जाता है कि ऐसा नाम का कोई, लेकिन नाम से तो रजिस्टर था ही नहीं भाई, वो एक अननोन पेशेंट था। इवन जो ढाबे का मालिक था उसको भी नहीं पता था भैया साहब का नाम क्या है, तो कुछ तो भी वो नाम वाम देखते उनको मिलता नहीं है। लेकिन फिर वो फ़ोटो दिखाते तो वहाँ पर पास में जो बगल में एक नर्स खड़ी हुई थी वो इमीडिएटली देख के पहचान जाती है और कहती है हाँ इनको यहाँ पर एडमिट किया गया था, कुछ तो भी ऐसे प्रॉब्लम है करिए, और बड़ा मतलब सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी और उनको वहाँ ऑपरेटिंग रूम की तरफ लेकर गए। यहाँ पे ऑपरेटिंग रूम की तरफ जाते लेकिन वहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा उनको जाने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि भैया सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हर किसी को थोड़ी घुसने के लिए देंगे। बालचंद्रन को बाहर ही रखा जाता है। बाहर वो पैनिक्ड होता है कि यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको किसने मारा, कौन थे वो। दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत अब ये भी थी कि उसका बचना ज़रूरी था। अगर वो मालिक सही वक्त पे इंटरफियर नहीं करता तो अगर वो बचा नहीं तो वो पूरी जितने जवाब जितना कुछ था वो सब अपने साथ लेकर जाता। जनाब बालचंद्रन जी जनाब मैं वो ढाबे का मालिक हूँ, आप वहाँ पे आए करके मेरे लड़के ने बताया। बालचंद्रन इमीडिएटली उनका ग्रीट करते हैं, शुभ करते हैं कि ये क्या हो गया। वो पूरा किस्सा उनको बताते हैं कि वो पता नहीं वहाँ से कुछ आए, हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम तो जल्दी जितना उनको लेकर आ सकते थे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते थे करा। अभी वो ये दिक्कत है। तो इसी के साथ में वो एक और बात कहते हैं साहब, वो एक चीज़ उन्होंने कही थी, वो पता नहीं क्या बोले कि आप अगर आए तो बोल दें कि आपका लड़का निर्दोष है करके, और कोई अनुराग करे कुछ बोला और उतने में फिर वो मार पिटाई वहाँ पे चालू हो गई। हम भी वहाँ रोकने की हम भी लोग कम थे, लेकिन इतने में फिर वो किचन वाले जब बाहर आए तो फिर हम सब ने मिलके फिर वहाँ पे। प्रणव निर्दोष था, ये आखिरी लाइन थी। जब उसे दिख गया था कि पीछे से कोई उसे मारने के लिए आ रहे हैं, लास्ट लाइन
जो डायरेक्टर ने उस मालिक को कही थी वो था कि अगर बालाचंद्रन करके कोई यहाँ पर आए तो उन्हें इतना कह देना कि उनका लड़का निर्दोष है। अनुराग कह के वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन इतने में उन्हें मारा जाता है। अब जब तक डायरेक्टर साहब को होश नहीं आ जाता, कहानी तो आगे बढ़ती नहीं। वो थे जिनको जवाब देना था, लेकिन इतने में वो पूछ पड़ते, आपके ढाबे पे कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ? सब कैमरा वगैरह तो फिर अब क्या ही लगाएंगे हम। और ठीक है, मतलब ढाबे पे तो कोई ऑप्शन नहीं था मिलने का, लेकिन वहीं पे वो विकास को कांटेक्ट करते हैं ये बोलते हुए कि वो जो चौपाटी वाले लब्बे, देखो वहाँ पे तो दुकानें थीं, तो किसी अगर वहाँ पे कोई इनको ढूंढता हुआ आया, कोई पीछा कर रहा था जिस कारण से डायरेक्टर इतना पैनिक्ड था, तो कोई तो होगा जो उनका पीछा कर रहा था। अगर कोई है तो उनको ढूंढ लें, उनका कोई गाड़ी का नंबर या कुछ। ये मैसेज विकास के पास भेजा जाता है। विकास उस टाइम जो होता है कॉल की रेंज पे नहीं होता, लेकिन इतने में पुलिस प्रोटेक्शन जो बालाचंद्रन के लिए अलॉट की गई थी वो वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। 5 पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, हैवी सिक्योरिटी होती है, वेल आर्म्ड होते हैं सारे के सारे। और यहाँ पर ये अपने मन में दूसरी स्ट्रैटेजी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। कुछ समय के बाद जैसे ही विकास का जो फ़ोन था वो रेंज में आता है, उसके पास ये सारे के सारे मैसेजेस पहुंचते हैं। वो इमीडिएटली कॉल बैक करता है और वहाँ पे बालाचंद्रन हर एक बात पे अपडेट करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता, विकास वहाँ पे भड़कता, मैंने तेरे से बोला था भी मंदिर रुक के चले जा, तेरे को वहाँ पे कुछ रहता तो क्या होता, अबे गुंडे पीट रहे हैं ये वो, तो बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन कुछ के तू वहाँ। लेकिन बालाचंद्रन कहते नहीं, पर अभी मैं यहाँ पे हूँ तो वो प्रोटेक्टेड है, वो पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। लेकिन विकास कहीं ना कहीं पैनिक्ड होता है, पर वो दिखने नहीं देता। यार उसको गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसका दोस्त जो वहाँ पे अकेले खड़ा हुआ है और ये, लेकिन उसका वहाँ पे होना भी ज़रूरी था, क्योंकि प्रणव जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता, जब तक उसकी एंट्री नहीं हो जाती, तब तक प्रणव भी सेफ नहीं था। खैर, इतने में जब ये सारी बातचीत चल रही होती है तो वहाँ पे बालाचंद्रन जो है ये भी अपडेट कर देते हैं कि उन्होंने अपने कुछ बहुत ख़ास लोगों को वहाँ पर स्टेशन पे वो फैमिली को रिसीव करने के लिए भेजा हुआ है। और उसी के साथ में विकास जो है उस शहर के कुछ पुलिस वालों को कांटेक्ट करवा के एक छोटी सी प्रोटेक्शन स्क्वाड जो है अरेंज करवाता है। अब ट्रेन तो पता था कहाँ से आने वाले, लेकिन ये नहीं पता बोगी नंबर क्या है क्या है। इमीडिएटली उनको वहाँ पे जाके रिसीव करना था। लोगों को फैला दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि सुबह इतने इतने बजे की ट्रेन है, शायद उनके परिवार से कुछ। लेकिन क्यों अचानक से उसने अपने परिवार को सेव करने के लिए बस, यहाँ पे ये सारी बातें चली रही होती हैं कि अचानक से विकास जो एक सवाल पूछते हैं, सुन अब तूने उसको देखा ना, मतलब ऑपरेशन रूम में कुछ एडमिट होते हो कहीं पे भी उसको देखा तूने? नहीं, वो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि वो अंदर है अभी, उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो आई एम जस्ट वेटिंग आउटसाइड। नहीं, मैं कह रहा हूँ तूने। विकास इस तरह का कन्फ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुलिस वाला था, बालाचंद्रन डिटेक्टिव थे। बात सुनने में कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, लेकिन जब तक अपनी आँखों से नहीं देखा है तब तक इस बात पे भरोसा कैसे किया जाए कि अंदर जो है वो वाकई में डायरेक्टर ही हैं। ठीक है, आप रियल लाइफ नहीं देख सकते, लेकिन सीसीटीवी में एक बार चेक कर लो कि भैया जो चेहरा दिखाई दे रहा है जिसको लेकर, कहीं ये ढाबे वाला मिला हुआ हो तो, या फिर ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बनावटी हों तो। इस तरह की बात विकास कर जाते हैं। सुनने में चाहे कितना बुरा लगे, बालाचंद्रन इस बात को रिजेक्ट नहीं कर पाते। विकास अपनी ताकत को यूज़ करके हॉस्पिटल से सीसीटीवी फुटेज दिखवाने के लिए कहते हैं बालाचंद्रन को। वो देखते हैं। जब वो देखते हैं तो 2 बातें क्लैरिफाई हो जाती हैं। सबसे पहली कि जो इंसान लाया गया था वो डायरेक्टर ही था, कैमरा के अंदर साफ विजिबल था। विजिबल ये भी था कि ही वॉज कवर्ड इन ब्लडीड क्लोथ्स। उसी के साथ में वो जो ढाबे का मालिक था वो भी वहाँ पर था जो लेकर के आया। द स्टोरी हैड चेक्ड आउट। लेकिन उसी के साथ अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी नहीं मिलता। क्या इसके पहले कोई चेस कर रहा था? क्योंकि बालाचंद्रन के आने के बाद तो देयर वाज एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन क्या उनके आने से पहले कोई वहाँ ऑपरेशन रूम के आसपास भटकता हुआ नजर आया, कुछ भी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। देखते हैं फुटेज जो होता है आगे बढ़ता जाता है। उनको बस ये देखना था कि बाय द टाइम वो पहुँचे, क्योंकि उनके पहुँचने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो पहुँचते हैं, उनका पहुँचना, ऑपरेशन रूम के बाहर वो सब पूछना, पुलिस प्रोटेक्शन का उनके पास पहुँचना, स्क्वाड और बालाचंद्रन का वहाँ पर खड़े होना, ढाबे वाले से बात करना। लेकिन बालाचंद्रन वीडियो को रिवर्स करते हैं तो वहाँ पे ध्यान से देखते हैं,
दीवार के पास एक आदमी बाहर निकला और जैसे ही उसने सामने बालाचंद्रन और पुलिस वालों को देखा वो पीछे निकल जाता। लेकिन इस समय बालाचंद्रन जो थे वो ढाबे वाले से बात कर रहे होते हैं और पुलिस का प्रोटेक्शन स्क्वाड जो होता है वो अपने में बिजी होता है। पर उसका वो अजीब सा पैनिक्ड वे और वहां से देखकर पीछे मुड़ना उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी फुटेजेस जो होते हैं वो इमीडिएटली उनको ट्रेस बैक करते हैं और देखते हैं ये आदमी गया कहाँ। उसका रास्ता देखा जाता है। वो बाहर निकल के एक गाड़ी में बैठता है पार्किंग लॉट पे और वहां से वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। जहां पर वो ये फुटेज चेक कर रहे होते हैं उसी के साथ चौपाटी की जो शाम की फुटेज उन्होंने मंगवाई थी विकास उसको अरेंज करवा देते हैं। बहुत सारे तो नहीं लेकिन वहां पे 4 दुकानों में सीसीटीवी कैमरास बाहर के एरिया को भी मॉनिटर कर रहे थे। एक गाड़ी थी, एक गाड़ी जो उस चौपाटी पे भी दिखाई दी और वही गाड़ी जिसके अंदर वो हॉस्पिटल वाला आदमी बैठकर वहां से गया। जब नंबर ट्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। एक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शायद वो गाड़ी शहर में घूम रही थी। सर्च वारंट निकालने की परमिशन जो होती है विकास अपने साइड से निकलवा देता है, जिसको कांटेक्ट करना था कि भाई ऐसी ऐसी गाड़ी को ढूंढा जा रहा है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक थी, वो अस्पताल में अगर आया तो क्या वो अकेला था, क्या उसके साथ और भी कोई था? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग जिन रास्तों को चुनते हैं उन रास्तों के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप लोग रास्तों में डिस्कशंस करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और बहुत अमेजिंग वोट्स करते हैं। आप लोगों के चुने हुए रास्तों के कारण अगर बालाचंद्रन उस वक्त वहां पे हॉस्पिटल में नहीं होता, वो पुलिस प्रोटेक्शन वहां पर नहीं होती, डायरेक्टर नहीं बचता। अगर बालाचंद्रन वापस लौटते और फिर डायरेक्टर को ट्रेस करने की कोशिश करते, बहुत देरी हो चुकी होती। मुझे अच्छा ये लगा कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये कहा कि भैया ने शुरुआत से कहा था इस कहानी में समय का बहुत क्रिटिकल रोल है। ग्रेट, बट यू वांट टू नो समथिंग इंटरेस्टिंग। जहां पर आप लोगों के डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस था कि वो डायरेक्टर बचा, वहीं पे डायरेक्टर के जो ये हाल हुए हैं, जो वो पिटा और वो जो फंसा, इसके पीछे की वजह भी आप लोगों का चुना हुआ एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसने समय को कॉम्प्रोमाइज किया था। खैर वो रास्ता कौन सा था ये अभी नहीं, कहानी में आगे चल के पता चलेगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर बालाचंद्रन यहाँ नहीं होते तो ये कहानी शायद अगले एपिसोड तक में ख़त्म हो चुकी होती। पर ऐसा नहीं था। वो गाड़ी मिली थी, वो जीप मिली थी, वो नंबर प्लेट मिला था, पर कुछ और बातें मिलना अब भी बाकी थी। अगले दिन की सुबह बालाचंद्रन के ट्रस्टेड लोग, विकास का पुलिस प्रोटेक्शन, दोनों इंतजार कर रहे होते हैं डायरेक्टर की फैमिली का। ट्रेन आती है और वहीं पे इमीडिएट सर्च किया जाता है कि कहां पर एक 4 लोगों की फैमिली दिखाई दे। उसकी बीवी, उसका बच्चा और डायरेक्टर के मम्मी पापा। ये वहां उस स्टेशन पे भटके हुए से खड़े थे। वहां पे उनको देखा जाता है, ढूंढा जाता है और बताया जाता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, आप यू आर अंडर प्रोटेक्शन। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि क्यों उन्होंने ऐसा। उनकी जो वाइफ रहती है, शी इज़ एब्सोल्युटली पैनिक कि वो कैसे हैं और उन्होंने हमको यहाँ ऐसे करके इमीडिएटली भेज दिया, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है? उनको तो पता ही नहीं है पूरी कहानी क्या है। वैसे पता किसको है कि ये कहानी क्या है? लेकिन वहीं पे डायरेक्टर के साथ क्या हुआ ये विकास गलती से भी पता लगने नहीं देते, क्योंकि भैया उस फैमिली को क्यों पैनिक करें। लेकिन वहीं पे कैसे तो भी उनको डील करके वहाँ से वापस ले जाया जाता है सीधा बालाचंद्रन के घर पे। उसी के साथ में जैसे ही कुछ समय के बाद हमारे विकास और प्रणव वहाँ पे पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल जाकर के जो सिग्नेचर करवाना था वो सिग्नेचर भी करवा देते हैं। लेकिन उसी के साथ वो उसको हॉस्पिटल में नहीं रखता। बालाचंद्रन ने कहा था कि रिहैब में सबमिट करवाना, लेकिन वो प्रणव को वहाँ पर एंट्री नहीं देता।
सिग्नेचर करवाते ही साथ वो इमीडिएटली प्रणव को लेकर बालाचंद्रन के घर पे चले जाता है और उस घर को वो लोग एक सेफ हाउस बना डालते हैं जहाँ पर बाहर पुलिस प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। विकास और वहाँ पे उस जगह को मतलब जितना वो अपने तरफ से सेव कर सकता है करवा देता है। उस घर के अंदर लेखा, डायरेक्टर का परिवार यानी उसकी बीवी, बच्चे, मम्मी पापा और प्रणव सारे के सारे होते हैं। लेखा पैनिक्ड होती है कि ये क्या हो गया, वहीं पे डायरेक्टर का इस तरह का इन्फॉर्मेशन, बट वहीं पे विकास अश्योरिटी दिलाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दे विल अपडेट। लेकिन अभी उनको वहां से वापस जाना है। प्रणव वहीं पे रहता है कि अगर गलती से भी प्रणव को वापस रिहैब भिजवाना हो तो पास में ही है, प्रणव को वापस साथ में लेकर नहीं आता। लेकिन विकास इमीडिएटली जो है रतौल पहुंचता है। विकास बाय द टाइम रतौल पहुंचता है कुछ वक्त तो बीतना था। उसी बीते वक्त के साथ वहाँ पर बालाचंद्रन अपना समय जो था बर्बाद नहीं करते, ढूंढते हैं कुछ चीज़ों को, समझने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस के साथ ये इंतज़ार करते हैं कि अगर डायरेक्टर को ज़रा सा भी होश आ जाए तो। ऑपरेशन सक्सेसफुल था लेकिन डायरेक्टर के कोई खास रिस्पॉन्स नहीं थे। अगले दिन तक विकास भी जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचकर जितना अपडेट लेना था क्या सिचुएशन है, सिचुएशन पता चलती है कि डायरेक्टर जो है वो दरअसल ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था लेकिन एक मिनिमल कॉन्शियस स्टेट में पहुँच चुके थे। इसका मतलब ये था कि वो करीबन 16-17 घंटे या 18 घंटे, कई बारी तो भैया हो सकता है उससे भी ज़्यादा सो जाएं, लेकिन इतना लंबा सोने के बाद वो क्या करते कि उनकी आँखें खुलती और उनकी आंखों के सामने जब टॉर्च यूं करके हिलाते तो उनकी आंखें जो थी वो फॉलो करती थी उस टॉर्च को, लेकिन उसके अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं। 3-4 मिनट के लिए उनको होश रहता और उसके बाद दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाते। कुछ बोलना तो दूर की बात है, वो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे थे, दे वर जस्ट। विकास पूछता है बालाचंद्रन से कि पास के किसी होटल में जाके रह लेते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन अवेलेबल है। लेकिन बालाचंद्रन नहीं मानते, ही हैड टू बी देयर। क्यों बोला उसने? मार खाने से पहले, क्रिटिकल होने से पहले उसको तो ये भी लग सकता था कि वो मर सकता है वहाँ पे। अगर ढाबे वाले बचाने नहीं आते वो तो मारे बिना छोड़ते नहीं उसको। तो मरने से पहले वो आदमी अपनी आखिरी लाइन ये क्यों बोल के गया कि अगर बालाचंद्रन करके कोई आए तो बोल देना कि उसका जो बेटा है वो बेगुनाह है। और अनुराग बोल के वो इंसान क्या बोलना चाह रहा था उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। पर ठीक है, छोड़ो। वहाँ से अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं था तो फिर विकास भी जाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के दोनों हॉस्पिटल में जो थे इंतज़ार करते हैं और दिन बीतने लगते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। हम ये बीतते वक्त में बालाचंद्रन ऐसा नहीं कि अपना समय बर्बाद कर रहे थे, वो अपने साथ में एक बैग रखते थे और उस बैग का ना एक बड़ा ही सिंपल सा पर्पस था। उसके अंदर सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डायरी बालाचंद्रन के पास थी रिगार्डिंग द केस ऑफ प्रणव वो मौजूद थी, अनुराग के केस से रिलेटेड मौजूद थी। वो बैठकर रोज़ उन हर एक डेटा को देखते थे। हर नई चीज़ जो उनको पता चली उनको ऐड करें कि कहीं पे कोई धागा जुड़ जाए, कोई किस्सा किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ उनको मिल ही नहीं रहा था कि रोज रोज वही बातें। 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन जैसे बाला को कुछ क्लिक सा होता है। इतनी सारी फाइल्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे पैराग्राफ्स के बीच में एक बात उन्हें जैसे ट्रिगर कर जाती है। ये जो बात बालाचंद्रन को ट्रिगर करी थी ये एक छोटे से फ्लैशबैक से शुरू होती है। एक किस्सा, जब डायरेक्टर और बालाचंद्रन आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि बाकी के जो कॉलेजेस थे उन्होंने मिलकर जो मीडिया को घूस दिया, आलतू फालतू अंट शंट बेतुकी बातें, बिना सर पैर की खबरें, बस दिन भर रोटेट, ताकि उनके कॉलेज की बदनामी हो, उनके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हो वो छोड़ें कॉलेज और जो नए एडमिशन्स आने वाले हो वो वहाँ नहीं बल्कि दूसरे कॉलेजेस की तरफ जाएं। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक बात उस कॉलेज का डिफेंस बन के खड़ी थी, अनुराग उत्युप केयर स्कॉलरशिप। अब देखो, अगर प्रणव के उस इंसिडेंट के बाद कॉलेज अपनी चुपचाप इमेज बचाने के लिए वो स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर देता तो उसको सिर्फ ढोंग मानते, लेकिन अनुराग की डेथ के बाद वो स्कॉलरशिप ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई थी और ये स्कॉलरशिप
पेरेंट्स ने नहीं स्पॉन्सर करी थी, बल्कि कॉलेज अपनी जेब से स्पॉन्सर करता था। जो भी मेडिकल जो बेनिफिट्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे या किसी भी तरह का कोई एक स्टाइपेंड अमाउंट स्टूडेंट को देते थे, वो कॉलेज अपनी जेब से देता था। अनुराग की डेथ के वक्त उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तब तो किसी मीडिया वालों ने उनको घेरा थोड़ी है। लेकिन प्रणव के इंसिडेंट के बाद अगर वो ये करते तो ढोंग होता, पर ऐसा नहीं था। और उस एक स्कॉलरशिप के कारण इस कॉलेज की बहुत इज्जत बची। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा लोगों को कि नहीं यार, ये कॉलेज जो है अपने स्टूडेंट्स की परवाह करता है। दिक्कत ये था कि बालाचंद्रन इसी एक बात पे कहीं ना कहीं कुछ खट्टा महसूस कर रहे थे। इतने में विकास आते और पूछ पड़ते, क्या हो गया, क्या सोच रहा है? अरे वो सब चाय लेना, और एक चाय का छोटा सा कप उसके सामने आगे करते हैं। चाय का कप देने के बाद विकास जो है वहाँ पास में बेंच पे बैठते हैं। बालाचंद्रन चाय का एक सिप लेते हैं, बोलते हैं, यार ये एक स्कॉलरशिप है, ये जो मतलब बताई थी ना, ये अनुराग उत्युप केयर स्कॉलरशिप, ये मैंने नोटिस किया कि ये जो अनुराग उत्युप केयर मेमोरियल स्कॉलरशिप करके जो नाम था, उनके पास सारे स्कॉलरशिप्स की लिस्ट थी, उसके बगल में एक छोटा सा स्टार बना हुआ था टाइटल के बगल में स्टार का मतलब है कि भैया कुछ स्पेशल केस है, नीचे उसका कुछ आंसर दिया होगा। और सबसे नीचे मेंशन्ड होता है कि ये जो नाम था इसे बदला गया था। अनुराग उत्युप केयर मेमोरियल स्कॉलरशिप का पहले एक नाम था अनुराग उत्युप केयर स्कॉलरशिप। मेमोरियल शब्द जो होता है वो तब लगाया जाता है जब किसी को याद करते हुए, किसी को श्रद्धांजलि देते हुए कोई स्कॉलरशिप रखी जाती है। लेकिन अगर मेमोरियल शब्द ना हो, इसका मतलब जिनके लिए वो रखी गई है या जिनके बिहाफ पे वो रखी गई है वो अब भी जिंदा है। वो जो अवार्ड था, वो जो सर्टेन स्कॉलरशिप थी, उसकी डेट ट्रैक करी जाती है और पता चलता है कि अनुराग के एक्सीडेंट के भी 1 साल पहले वो स्कॉलरशिप रिलीज कर दी गई थी। पर हो सकता है वो तूने बताया था ना कि वो चेयरमैन जो है उसकी बीवी भी कुछ ऐसी कैंसर वैंसर का कुछ था, तो हो सकता है उस रिस्पेक्ट में, यार देख ऐसा तो नहीं है इस कॉलेज में शायद पहले कोई स्टूडेंट ना रहा हो, और अगर कॉलेज को वाकई में कुछ ऐसा रिस्पेक्ट करते हुए स्कॉलरशिप निकालनी है तो डायरेक्टर जो अपनी बीवी के नाम पे करता, मतलब वो जो चेयरमैन है वो अपनी बीवी के नाम से स्कॉलरशिप निकालता। ये अनुराग के नाम से स्कॉलरशिप क्यों निकाल रहे हैं? और लड़का जिंदा है, एक कोई जिंदा रहता है तो स्कॉलरशिप कौन निकालता है उसके नाम पे? मतलब ठीक है उसकी डेथ के बाद एक, भला ये पढ़ाई में कैसा था अपना? नहीं, ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं था, ये मैंने देखा था। तो अनुराग का तो मतलब वही था, तो वैसे भी ये जब डिटेक्ट हुआ उसको बीमारी, उसके बाद तो फिर वो पढ़ाई वढ़ाई सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा घूमना ट्रैवल करना दोस्तों के साथ, यही सब था बस। विकास भी कहीं ना कहीं एक छोटे से कंफ्यूजन में आते हैं। बात समझ में आई? कोई भी इंसान अगर अभी भी जिंदा है तो उसके नाम पे कॉलेज स्कॉलरशिप क्यों निकालेगा? दिक्कत यहाँ ख़त्म नहीं होती। दिक्कत ये भी थी कि स्कॉलरशिप के अंदर जिस तरह के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स दिए जा रहे थे स्टूडेंट्स को, उसी के साथ में प्लेसमेंट बेनिफिट्स भी थे। अब देखो यार, कोई भी कंपनी अगर हायर करने के लिए आ रही है तो वो किसी भी टर्मिनली इल बच्चे को हायर नहीं करेगी। क्यों? देखो बिजनेस की बात है, अगर मैं तुमको हायर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि तुम जितना लंबा समय तक मेरी कंपनी के साथ रहो। लेकिन अगर तुम टर्मिनली इल हो तो कल को तुम्हें मेडिकल इश्यूज़ होंगी, तुमको शायद हो सकता है तुम रेगुलरली काम पे ना आ सको। अब अगर कंपनी वाले बोले अरे तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो, तो फिर वो इनसेंसिटिव साउंड करेंगे। तो ऐसे केसेस में कंपनी फालतू का रिस्क लेती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स हैं वहाँ पे भी स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, कॉलेज जो है सपोर्ट, ऑल ऑफ दिस वाज नॉट रियली एडिंग अप। व्हाई बी सो सपोर्टिव टू अ किड? एक लौता बच्चा तो नहीं होगा जो कॉलेज में बीमार था। क्या चेयरमैन के लिए अनुराग का केस पर्सनल था? जहाँ पे वो इस कन्फ्यूजन में बैठे होते हैं वहाँ से इमीडिएटली नर्व्स भगती हुई आती हैं। पेशेंट को होश आया था और वो सिर्फ एक इंसान का नाम ले रहा था, बालाचंद्रन।
इमीडिएटली बाला जो है वहाँ पहुँचते हैं। विकास को अंदर एंटर करने नहीं मिलता क्योंकि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जितने कम लोग हों उतना बेटर। बालाचंद्रन वहाँ पास में जाते हैं, वो पूरा लगाए हुए बैठे हैं। वो चुपचाप जाके उस बगल में पूछते हैं कि वो एक लंबी सांस लेता है, धीमे से बोलता है, मेरा परिवार। बालाचंद्रन उसको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो लोग बिल्कुल सेफ है, उनके घर के अंदर ही हैं करके सारी बातें बालाचंद्रन कहते हैं। और कहते हैं कि अभी आपको बात करने का कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कह ही रहे होते हैं कि जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो अपना हाथ जितना भी थोड़ा बहुत भी हिला सकें, वो बालाचंद्रन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे दबा देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात का भरोसा नहीं कि कब तक वो रहेंगे। वो एक बात बोल पड़ते हैं, तुम्हारा लड़का वो बेकस। और वो इतने में जो बालाचंद्रन ने वो कहते हैं, वो ढाबे वाले ने बताया, पर ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? और जब वो ये पूछते हैं तो वहां पर अपनी जितनी हो सकती, क्योंकि वो आदमी पूरी तरह से टूटा हुआ थका हुआ था, उसमें किसी तरह की कोई जान नहीं बची थी, पर वो जितनी बची कुछ एनर्जी थी उसको गैदर करके एक किस्सा सुनाता है। एक किस्सा जो बालाचंद्रन सुनते हैं और उसी के साथ वो अपनी जो केस फाइल की स्टडीज थी उस नॉलेज को जोड़ते हैं। और जब ये सारी की सारी बातें जुड़ती हैं तो बाला के सामने एक कहानी खुलती है। एक ऐसी कहानी जो बाला की आंखों के सामने रहते हुए भी कभी उसे दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि कैसे दिखाई देती? एक ऐसी कहानी जो कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टाफ एक्सेस कर सकता था। वो कहानी छपी हुई थी और वो कहानी डायरेक्टर ने खोद निकाली थी। डियर लिसनर्स, ध्यान देना, हमारी इस कहानी क्रो हाईवे की कहानी में सवालों पे और रहस्यों पे हल्का पर्दा लगने वाला है, क्योंकि अब जवाबों की बारी है। और उन्हीं कई सारे जवाबों में, रहस्यों में, जो सबसे पहला अनवेलिंग है वो आज आप लोगों के बीच में होने वाला है। इसलिए जो मैं सुनाऊं, जो कहानी सुनाऊं, जो किस्सा बताऊं, उसे बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है इस एपिसोड के रास्ते में, हो सकता है आगे आने वाले किसी एपिसोड के रास्ते को चुनते समय ये किस्सा बहुत क्रिटिकल साबित हो। खैर, हमारी ये कहानी शुरू होती है कई सालों पहले। कितने साल? जब अनुराग और प्रणव का दोनों का इंसिडेंट कॉलेज वाला हो चुका था। कॉलेज जो था वो पूरे एक टर्मोइल के अंदर फंसा हुआ था, ये दिक्कत वो दिक्कत। लेकिन इन्हीं सब के बीच में 1-2 साल के बाद एक जनाब को रिटायरमेंट लेनी थी। कॉलेज के वो पुराने डायरेक्टर, नहीं उनकी कौन बात करे, कॉलेज के एक बहुत पुराने प्यून, एक ऐसे प्यून दादा जो इतने लंबे वक्त से उस कॉलेज में थे कि टीचर्स से लेकर डायरेक्टर, चेयरमैन सभी उन्हें जानते और उनकी इज्जत करते थे। कॉलेज में उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी जाती है, सब बढ़िया रहता है। लेकिन उन्होंने अपने घर में भी एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जहाँ पे उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और कॉलेज के कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जिनके साथ उनको काम करने में बड़ा मज़ा आया। उन्हीं नामों में एक नाम था एक ऐसे एचओडी का जो आगे जाकर के उस कॉलेज का डायरेक्टर बनता है। वही डायरेक्टर जो जिंदगी और मौत के बीच में जैसे एक धागे पर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहानी बालाचंद्रन को बताता है। ये क्या है सर? मैं देख रहा हूँ आप हमारे घर में खाना सही से नहीं खा रहे ना। अरे भाई खा रहे, दूसरा प्लेट है मेरा। अरे गिन के कौन खाता है? अब थोड़े और पूरी। अरे नहीं, भाभी जी बोलिए ना, मेरा पहले भी लिया था ना। कहाँ ले रहे? कुछ भी, मैंने भी देख रहा तब तो कुछ। वाह सही है मियाँ। अरे नहीं यार, सच्ची में यार पूरी नहीं यार, वो अभी घर चला के घर भी जाना है ना, वो लंबा ड्राइव है और फिर वो पेट भर जाता है, थोड़ी नींद सी आती है। अरे सर तो थोड़ा कुछ मीठा तो लीजिए, गुलाब जामुन। अरे नहीं मैं ले लूँगा यार, तुम इधर आओ, तुमसे तो बात ही नहीं हुई आज रात भर। हैं कैसे लग रहा है? रिटायर्ड है? बूढ़ा महसूस नहीं हो रहा तुमको? अरे सर मत भूलिए, अभी वैसे भी हमारा समय हो गया, बहुत काम कर लिया। काम वाम का नहीं पता, बहुत ही सही समय पे छोड़ के गए हो भैया तुम कॉलेज। कहाँ तो क्या भसड़ चल रही है, ये वो मीडिया वीडिया। लेकिन अभी थोड़ा शांत है तो अच्छा है। अरे सब हो जाएगा, ये सब समय समय का रहता है। सब अपना अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं।
और हमारे कॉलेज वाले कौन से दूध के दूल्हे हैं नहीं। क्यों ऐसे क्यों बोला? अरे कुछ नहीं सर, छोड़ो ना। आप यहाँ पे मतलब किसी के साथ आए थे? अरे नहीं नहीं, मैं तो अकेले आया था। ये ऐसे क्यों बोला दूध के दूल्हे नहीं है करके? अरे साहब ऐसे करके वो प्यून दादा जो थे उस बात को तरकाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे डायरेक्टर साहब को समझ में नहीं आता कि यार ऐसे करके क्यों है। तो फिर कुछ दिक्कत हो गई उसकी, तो पूछते हैं किसी से कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी क्या, ऐसा वैसा। वो तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो। और फिर वो तरह तरह की बातें, वो भी टॉपिक को एवेड करते हैं। हाथ वाथ धोना है ना, फिर पार्टी की बाकी सारी चीज़ें, निकलना ही था इनको भी। लेकिन जब गेट पे पहुंचते हैं तो वही पुराना रिवाज जो होता है हमारा वो ट्रिगर होता है। कौन सा रिवाज? कि गेट पे खड़े होकर बातें होती है। तो जब गेट पे पहुंचे तो वहाँ पे खड़े होकर ऐसी इधर उधर की बातें करने के बीच में दोबारा से प्यून दादा जो हैं वो एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे कहीं ना ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो चुभ रहा है इनको। पूछते हैं जब तो ऐसे ही एक टॉन्ट मारते हुए दादा भी कहते हैं, अरे साहब किसी की मैयत पे झूठे आंसू बहा रहे हो और चाह रहे हो कि लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा फील करते थे तुम्हारे बारे में, तो लगेगा ही ऐसा। किसकी मैयत के लिए बोल रहे हो? अरे साहब वो अनुराग लड़का नहीं मरा था, हैं? वो प्रोफेसर जुनैद जो थे, वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, तो बड़े कितनी बातें कर रहे थे कि हाँ हमारा स्टूडेंट था, ऐसा था वैसा था, हैं? जब लड़का जिंदा था तब तो इन लोगों ने कभी इतना प्यार नहीं दिखाया। तो फिर नहीं यार ऐसा तो कोई दिक्कत हुई थी, लड़ाई वड़ाई हुई थी इनकी? अरे साहब आपको पता नहीं, आप सीनियर क्लासेस पढ़ाते हैं, ये फर्स्ट ईयर से इसकी अनुराग की और प्रोफेसर जुनैद की तो बिल्कुल ना बने। हाँ वो तो मतलब वो नहीं होता, दोनों जहाँ एक दूसरे को देख ले ऐसा लगेगा अभी काट के मार लेंगे करके। है यार ये मुझे नहीं पता था पर वो तो कह रहे थे कि नहीं मतलब ऐसा कुछ। अरे साहब कहाँ पता लगने देंगे, सब मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे। बस वही है, हो जाएगा सर। अभी तो वैसे भी ये केस वेस इतना फालतू का। थोड़ी और बातें एचओडी जो हैं वो पूछते हैं, क्योंकि एचओडी उन लोगों में से थे जो तब भी उस केस को लेकर एक प्रॉपर क्लैरिटी चाहते थे। खासकर प्रणव एक स्टूडेंट, वो इस तरह की मतलब क्या हो गया था, क्यों अचानक से ये सारा नाटक, ये सारा रायता फैला, और प्रणव कैसे कनेक्टेड था इन सब में। तो क्यूरियोसिटी तो उनके अंदर तब से थी। थोड़ा और पूछते हैं तो प्यून दादा बताते हैं कि कॉलेज फेस्ट हुआ था उस दिन, तो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सुनने में आया था कि अनुराग ने डायरेक्टर को गाली वाली कुछ दे दी थी, ऐसा कुछ तो था। और उसके बाद तो छुट्टियां थी और फिर तो डायरेक्टर के चेंबर में बुलाया गया था, बहुत बड़ा सीन हुआ था। और ये सारी बातें हमारे एचओडी साहब जो उस समय के थे, अभी के हमारे डायरेक्टर साहब, इनके लिए भैया बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी। एक किस्सा भी दबा रह जाता अगर हमारे उन पुराने वाले जो डायरेक्टर थे ना, जिन्होंने बालाचंद्रन साहब को आने से मना करके रखा था, उनसे अगर एक छोटी सी गलती ना होती, एक ऐसी गलती जिसको अगर एक शब्द में कहूं तो कंजूसी। कहते हैं कई बार कंजूसी जो होती है वो आपके कुछ पैसे बचा लेती है, लेकिन कई दफ़ा इतना नुकसान करवा देती है जितने तो आपने बचाए भी नहीं थे। ऐसा ही एक सिचुएशन था हमारे कॉलेज के डायरेक्टर भाई साहब के साथ, पुराने वाले डायरेक्टर के साथ। अब दरअसल क्या है, कॉलेज जो था पहले फाइलिंग वगैरह सब पेपर वर्क के रूप में रखता था, लेकिन विथ टाइम भाई जब सब लोग एडवांस होने लगे तो उन्होंने भी एक टीम को हायर करके एक डेटाबेस बनाने के लिए कहा। उसी के साथ जो इनका कॉलेज था उन लोगों ने अपने डोमेन नेम वगैरह खरीदे। वो होता है ना @ जैसे gmail.com होता है, तो वैसे @ के बाद उनके कॉलेज का नाम .com, और ये सारी चीज़ें हुई। अब इन्हीं सब के साथ में अब जो उनका जो पर्सनल मेल होगा, बच्चे जो होंगे, उन लोगों का जो डेटा, इन सब के लिए कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा खासा सोफिस्टिकेटेड सा डेटाबेस बनवाने का बोला गया। अब ये बहुत पहले की बात है, तो उस समय जो एक टीम थी उन्होंने भैया बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा खासा डेटाबेस बना के दिया, जिसके अंदर स्टूडेंट से लेकर मतलब टीचर, फैकल्टी, चेयरमैन, सब लोग जो हैं कनेक्टेड रह सकते थे। सारे बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कनेक्टेड रह सकती थी, एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। पूरा वो सिस्टम बनाने के बाद उस टीम ने, जिन्होंने ये पूरा बनाया था, उन्होंने एक और कीमत रखी थी, वो थी मेंटेनेंस के लिए।
अब यार मेंटेनेंस के लिए वो जो अमाउंट मांग रहे थे, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार इतने पैसे जो होंगे हम तुमको क्या कहते हर महीने उठा के। उन्होंने बार बार कहा कि देखिए ये जो कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं इसमें क्लटर क्रिएट होता है, कई बार कैश फाइल्स बन जाती हैं, हम आके एक बार देख लेंगे और कभी अगर कोई दिक्कत हुई तो हम रहेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, और जब कोई दिक्कत होगी तो बुला लेंगे। उन्होंने ऐसे करके उन्हें मना कर दिया। कॉलेज के पास जो आईटी के लोग थे उन्होंने कहा कि भैया हमारे वाले जो है मैनेज कर लेंगे, और वाकई में उनके वालों ने मैनेज अच्छे से किया। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी बनाए हुए घर को अच्छे से रखना एक अलग कला होती है, लेकिन जिस इंसान ने उस घर को बनाया हो उसे ईंट ईंट का पता होता है। कई बार जब एक दिक्कत आती है तो आपको सिर्फ घर की ऊपर ऊपर की साफ सफाई नहीं करनी होती, कई बार घर का ढांचा बदलना पड़ जाता है। अब तब तो कोई दिक्कत हुई नहीं, सारी की सारी बातें जैसी चलनी थी वैसी रहीं। बस किसी को यह नहीं पता था कि अगर कोई भी चाहे उस पूरे के पूरे कॉलेज में, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो चेयरमैन हो, वो उस पूरे के पूरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता था। ना कोई यूजर आईडी, ना कोई पासवर्ड, पूरे के पूरे कॉलेज में जितना डेटा उसके अंदर था, चाहे वो स्टूडेंट्स की मार्कशीट हो, चाहे किसी को भेजा हुआ कोई मेल हो, चाहे कहीं पे कोई भेजी हुई इनविटेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था बताते हैं। क्योंकि एक दिन जब बालाचंद्रन आकर के हमारे जो अभी के नए वाले डायरेक्टर हैं जब आकर इनसे मिले थे, तो मिलने के बाद याद है उन्होंने कहा था कि आप मुझे ढाबे पे मिलना। अब देखो, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में प्यून को भेज करके वो जो डब्बा वाली फाइल मंगवाई थी वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था, बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो निकालने के लिए उनको डेटाबेस में घुसना पड़ता, और इनको पता था कि इनको यूजर आईडी डाल के निकलना है। खैर वो गए भी और वहीं से उन्होंने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसका प्रिंट आउट निकलवाया एकदम लीगल तरीके से, बिना कोई छेड़छाड़ किए। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत तब हुई जब वो पूरा सिस्टम उन्होंने देखा, तो मिलने तो उनको जाना था, लेकिन मिले, वापस आए अगले दिन, तो जब उन्होंने दोबारा से वो डेटाबेस को देखा तो वो काफ़ी वक्त के बाद उसका जो वाला पार्ट होता है ना, जो एकदम जहाँ पे एकदम बहुत सारी चीज़ें एकदम कुछ कुछ टाइप की लिखी हुई होती हैं, टर्म एग्रीमेंट ये वो, अब ये इतना पुराना सिस्टम था कि उसका जो यूज़र इंटरफेस था वो बहुत ही गंदा था। एक नीली पीली सी स्क्रीन पे सफ़ेद और पीले रंग के अक्षरों में कुछ 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 करके लिखा हुआ, देखने में पढ़ने में बहुत मुश्किल था। वो पुराने समय के हिसाब से बनाया गया था। उन्होंने सोचा यार इसको थोड़ा सा बदला जाए, ये थोड़ा मतलब ऐसा क्या, अभी हमारा कॉलेज जो इतना अच्छा हो चुका है, ये किस टाइप से हम लोग इसको रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भैया जिस टीम ने भी ये बनाया है, हम ज़रा 1 मिनट के लिए उन्हें पूछ लेते हैं कि भैया इसको थोड़ा सा अच्छा करके दे सकते हो क्या। अब इनका नंबर कहाँ मिलेगा, वो पुरानी कोई सी तो टीम थी। अब उन्होंने प्यून को भेज के पूछवाया कि भैया ये जिसने बनाया था उसका नंबर कुछ पता है क्या, तो नंबर तो उन्हें कहीं से कुछ नहीं निकल के आया। तो इतने में उनकी नज़र उस सॉफ्टवेयर के एक हेल्प करके एक बटन लिखा हुआ था उस पर गई। उन्होंने उस पर क्लिक किया तो वहाँ पर एक पेज खुल के आया जिसके अंदर हमारी टीम फलाना फलाना है, ये है वो है, और उसी के साथ में नीचे 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे। अब जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे वो पुराने थे, लैंडलाइन के कुछ नंबर थे, लेकिन वो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये भी ऐसे करके देख रहे हैं यार ये क्या है, वो नीली पीली सी स्क्रीन पे ऐसे पतले से कोई फॉन्ट्स में कुछ तो लैंडलाइन का नंबर लिखा। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ देख नहीं रहा, तो उन्होंने उसको कॉपी किया, ऐसे सिलेक्ट करके माउस से करते ना, सिलेक्ट किया तो वो हाईलाइट हुआ, उन्होंने कॉपी किया, वहाँ ऊपर एक सफ़ेद डब्बा दिख रहा था, सफ़ेद डब्बे के अंदर ले जा करके पेस्ट कर दिया, और जहाँ उन्होंने पेस्ट किया वहाँ सारा बेड़ा गर्क हो गया। स्क्रीन पे लिखे हुए उस सफ़ेद से डब्बे पे जो नंबर था, अब उसको देख पा रहे थे, तो वो उधर देख के अपने फ़ोन में नंबर डायल कर रहे थे। पर जब उन्होंने दोबारा से स्क्रीन की तरफ देखा तो उनके सामने 4 मेल्स और एक कोई सी तो रिकॉर्ड की फाइल दिखाई दी। उन्हें समझ में नहीं आया ये क्या। देखा तो मेल के अंदर हाईलाइटेड था कि यहाँ पर ये नंबर मेंशन्ड है। कुल मिलाकर के उस डेटाबेस में जहाँ जहाँ पे भी ये नंबर मेंशन्ड है, तो इन्होंने कहा यार मेल है, मुझे कौन सा मेल आया जिसमें ये जो नंबर था ये मेंशन्ड है करके। उन्होंने मेल को ओपन किया, मेल ओपन किया तो ये मेल उस कंपनी ने चेयरमैन को भेजा था, एक मेल वो कंपनी ने डायरेक्टर साहब को भेजा था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेल
इनके लिए नहीं था, जो डायरेक्टर बैठ करके यहाँ पे हमारी मदद कर रहे थे ना, जो पूरा सिस्टम देख रहे थे, ये उनके लिए नहीं था। किसी और का मेल ये कैसे देख पा रहे हैं? उन्होंने वो नंबर को काटा, वहां पर चेयरमैन साहब का नाम लिखा, और जैसे ही उन्होंने चेयरमैन का नाम लिखा, चेयरमैन के पर्सनल मेल आईडी से जितने भी मेल भेजे गए हैं, किसी दूसरे ने कोई मेल भेजा जहां पर चेयरमैन साहब का नाम मेंशन्ड था, किसी दूसरे रिकॉर्ड डेटाबेस में जहां पे चेयरमैन साहब का नाम मेंशन था, पूरा एक लिस्ट बन के आ गया, और वो टोटल 1200 पन्नों की एक लिस्ट आई। समझ में आया अभी क्या हुआ? उस सिस्टम में एक ऐसा ग्लिच मौजूद था जिसमें अगर आप हेल्प सेक्शन में जाकर, जो हेल्प सेक्शन का सर्च बॉक्स था, वहां पर अगर आप जाकर 3 अक्षरों से बड़ा कोई भी नाम लिखते थे, चाहे कद्दू लिखो, चाहे झाड़ियां लिखो, चाहे किसी का नाम लिखो, चाहे किसी जगह का नाम लिखो, जानवर, कुछ मैटर नहीं करता, अगर उनके पूरे डेटाबेस में कहीं पे भी वो नाम, वो शब्द मेंशन्ड है, तो वो दिखा देगा। आपको किसी के भी मेल आईडी की ज़रूरत नहीं थी, आपको किसी के भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं थी किसी के मेल के अंदर झांकने के लिए, सिर्फ आपको सही शब्द पता होना चाहिए था। उन्होंने चेयरमैन साहब का नाम हटाया, उन्होंने अपना खुद का नाम डाला। जब खुद का नाम डाला तो उनका नाम जिस जिस मेल आईडी में मेंशन था, जिस जिस रिकॉर्ड फाइल में मेंशन था, वो सारे आ गए डेट वाइज। उन्होंने वो नाम काटा, उन्होंने एक और नाम लिखा, प्रणव, क्योंकि पिछले दिन ही बालाचंद्रन साहब आए, वो पूरा केस एकदम फ्रेश था। प्रणव का नाम लिखने पर कुछ मेल्स आए, कुछ मेल्स जो कि चेयरमैन ने भी भेजे थे, कुछ मेल्स जो कि उस डायरेक्टर ने भी भेजे थे, जहां पर ये लिखा हुआ था कि वो बालाचंद्रन जो हैं, उसके जो पापा हैं, उनको आने मत देना, प्रणव की जो जो फाइल्स हैं उसको बाहर निकलवाओ, मीडिया का प्रेशर हो रहा है, ये वो कुछ मेल्स मेंशन्ड थे। प्रणव का नाम हटाते हैं, एक आखिरी नाम लिखते हैं, अनुराग। अनुराग लिखने पर उन्हें रिकॉर्ड शीट्स में तो कई जगह अनुराग का नाम मिलता है, लेकिन उसके अलावा 2 मेल्स दिखाई देते हैं, सिर्फ 2 मेल्स। पहला मेल अनुराग ने प्रोफेसर जुनैद को भेजा था, ना कोई सब्जेक्ट लिखा था, ना मेल के अंदर कोई शब्द लिखे थे। वही मेल प्रोफेसर जुनैद ने हमारे जो पुराने डायरेक्टर साहब थे उन्हें फॉरवर्ड किया। लेकिन जब प्रोफेसर जुनैद ने डायरेक्टर साहब को भेजा तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। कहानी में जरा एक कदम और पीछे चलते हैं। एक कॉलेज फेस्ट हुआ था, जहां पर, अब भाई कॉलेज फेस्ट में जहां सारे बच्चे अपनी मस्ती मजाक में चल रहे थे, वहीं पे हमारे जुनैद जी जो हैं और अनुराग, ये दोनों के बीच में एक भिड़ंत हुई थी। लेकिन ये भिड़ंत पहली बार नहीं हुई थी, ये भिड़ंत तो फर्स्ट ईयर से चल रही थी, तब से जब से अनुराग ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया हो और कुछ ही दिन बीते हो उसके क्लासेस के। उसके और जुनैद के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था, जहां दोनों को एक दूसरे दिख जाए वो छोड़ते नहीं थे। लड़ाई किसी वजह से तो शुरू हुई थी, वो क्या थी किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर ये लड़ाई इतनी एस्केलेट हो गई थी कि वो दोनों एक तरह से एक दूसरे के प्रॉपर राइवल्स बन गए थे, इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर। बेमतलब की क्लास में लड़ाई हो जाती, बेमतलब की बाहर कॉरिडोर में लड़ाई हो जाती, कोई कुछ पूछता उसका उल्टा। जहां पे प्रोफेसर के पास पावर होती वो अनुराग को ह्यूमिलिएट करते, जहां अनुराग के पास पावर होती वो प्रोफेसर को इरिटेट करता। बस यही इनकी तू तो मैं जो टॉम एंड जेरी वाली फाइट नहीं होती वो चलती रहती थी। बस दिक्कत ये था कि टॉम एंड जेरी वाली फाइट में कभी कभी प्यार भी होता था, इनकी फाइट में कोई प्यार नहीं था जी। इनकी फाइट में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का चलता। अब ये सब तो चलता रहा,
पर कॉलेज शुरू होने के कुछ ही दिनों के अंदर अनुराग जो था उसे कैंसर डिटेक्ट होता है। जैसे ही ये होता है, कॉलेज के जो बाकी के फैकल्टीज़ हैं वो सब सिंपथाइज करते हैं, उन्हें बुरा लगता है। वाकई में लगेगा ना, कौन चाहेगा ऐसा किसी के साथ हो, सिवाय एक इंसान के, प्रोफेसर जुनैद। जहाँ पे बाकी सारे प्रोफेसर्स और बाकी सारे टीचर्स जो होते थे वो थोड़ा सा एक फ्रीडम और एक लीनियंसी प्रोवाइड करते, प्रोफेसर जुनैद जो थे वो कुछ नेगेटिव नहीं बोलते थे, लेकिन वो ज़्यादा इसको भाव नहीं देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये वैसे भी जो है पढ़ाई लिखाई में कुछ खास था नहीं, डिस्टर्बिंग सा एक बच्चा था, लेकिन अब इस बीमारी के चलते जो है इसको साला जो सिंपैथी मिल रही है उसके चलते अब ये देखना और अड़ी में आएगा। वक्त के साथ हुआ भी ये कि देखो, अनुराग जो था उसे कॉलेज जाने का कोई मन नहीं था। इनफैक्ट उसने घर पे भी बात करी थी कि वो कॉलेज छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। इसलिए नहीं मना किया कि कॉलेज की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मना किया कि उनके पेरेंट्स के अंदर इस बात का डर था कि अगर हमने हाँ बोल दिया कॉलेज छोड़ने से, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि इसे लगे कि हम भी ये मान के बैठ चुके हैं कि बेटा अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो कहीं ना कहीं वो उसका हौसला बढ़ा के रखने के लिए किसी फालतू बातें मत सोचा करो, कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम करना है, कॉलेज की डिग्री नहीं करोगे, कल को जॉब कैसे करोगे, ऐसे ऐसे कर करके तरकाते थे। वो अपना तरीके से शायद अपने प्यार और अपने केयर को, अपने उस इमोशन को दबाते थे। और वहीं पे अनुराग जो था वो वक्त के साथ इरिटेट होने लग गया, वो फ्रस्ट्रेट होने लग गया, उसका नहीं मन लगता था कॉलेज में। उसके मन में आ चुका था कि जब मेरे को जाना ही है तो फिर मैं काहे को फालतू में। कॉलेज आना उसने कम कर दिया, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो थे वो मोस्टली सबमिट नहीं ही करता था। अब बाकी टीचर्स जब होते थे, जब उसका नाम आता था तो वो कहते थे चलो, मतलब एक मन में आ जाता था कि ठीक है यार, जुनैद नहीं छोड़ता था। वो डांटता था कि भैया तेरे को अगर कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना तो फिर मत कर, लेकिन अगर कॉलेज में आ रहा है तो ढंग से तो कॉलेज का काम कर, नहीं तो फिर तू क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तेरे को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दूंगा, ये वो कर। वो इनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उसी लड़ाई में चलते चलते इनके कॉलेज का फेस्ट आता है। और इनका जो ये कॉलेज का फेस्ट होता है ना भाई साहब, अरे 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 अरे, यहाँ सारे बच्चे बड़ी मस्ती में रहते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया जाता है, एक म्यूज़िक फंक्शन वगैरह रखा जाता है। तो माहौल ही एकदम अलग था, दूसरे कॉलेजेस के बच्चे आए हुए होते, बच्चे सारे एकदम अपनी मस्ती में होते हैं। देखो यार, बच्चों को ना कॉलेज फेस्ट में ना ये दिखाई नहीं देता कि कौन बड़ा कौन छोटा है, वहाँ पे सब अपने मज़े में है भाई, सब अपने दोस्तों के साथ एकदम हैंग आउट मारने के लिए आए। और वैसे ही था, अनुराग भी अपने दोस्तों के साथ एकदम मज़े में था, प्रोफेसर जुनैद जो थे वो अपने लोगों के साथ थे। अब कहीं पे तो ये लोग जो थे स्टॉल वॉल के सामने टकराए, अभी किसी ने किसी को कुछ तो भी बोला, अभी क्या बोला नहीं पता, पर किसी ने किसी को कुछ बोला, थोड़ी सी ज़्यादा लड़ाई हो गई। पर एनी हाउ उनके जो दोस्त थे उन्होंने सॉरी सर कह के अनुराग को वहाँ से लेकर गया। और अनुराग लेकिन जब जा भी रहा है तो वो आंखों में आंखें गड़ा के जा रहा था कि बेटे डरता नहीं हूँ तेरे से। प्रोफेसर जुनैद भी कहाँ, वो भी किल पे तो बैठे थे इस बात से। जहाँ पे फेस्ट में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, वहीं पे ये दोनों भड़क भड़क के अपनी लड़ाइयों में लगे हुए थे। खैर, ये सारी बातें ख़त्म होती हैं। वो लोग क्वाड्रेंगल जो होता है कॉलेज कैंपस के अंदर, वो जगह नहीं होती जहाँ पे हमें से बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के बीच में खाली सी जगह, तो उस क्वाड्रेंगल में जाकर के ये सारे बैठे होते हैं, कुछ खाने का सामान लेकर आए हुए होते हैं, वो बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लड़का लड़की सब बैठे हुए हैं। इनका ये सब चल रहा होता है कि इतने में वहाँ से प्रोफेसर जुनैद जो होते हैं वो किसी दूसरे काम से वहाँ पे कॉलेज के अंदर आए हुए थे और वहाँ से आते हैं। इतने में वो देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो समझाने के लिए आते हैं कि भैया जो मतलब कॉलेज के अंदर खाना अलाउड नहीं था, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन अब ठीक है फेस्ट है तो बच्चों को बाहर करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे अनुराग भी बैठा हुआ था। जो बात प्यार से सिमट सकती थी, अब कहाँ, अब यहाँ पर वो आके इमीडिएटली पूछ लेते हैं कि भैया यहाँ क्यों बैठे हो। बाकी कोई रिप्लाई दे उससे पहले अनुराग रिप्लाई दे देता है, आपका क्या जा रहा है, कहीं भी बैठे। बस यहाँ से इन दोनों में एक भिड़ंत शुरू होती है दोबारा से। इससे पहले इनकी लड़ाई एस्केलेट हो पाए, वो जो बाकी के दोस्त थे भैया वो अनुराग को चुप करा देते, भैया ये फिर लड़ाई करेगा, अभी भैया यार अच्छा माहौल है, फिर उसको लेके वहाँ से जाते हैं। अनुराग रास्ते में भी चुप नहीं होता, वो बोले आ रहा है जुनैद पूरा क्या दिक्कत क्या तेरे को, वो वहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन इतने में सर सॉरी सर उसके दोस्त जो वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। जुनैद कहीं ना कहीं जीत गया था क्योंकि वो वहीं खड़ा था, अनुराग को भगना पड़ा था। फालतू की राइवलरी, पर ईगो तो ईगो। अब वो अपना काम से कुछ वापस लौटता है, जब वापस आता है तो वहाँ पे अनुराग जो है वहीं क्वाड्रेंगल में
वहीं बैठा हुआ जहां से उसको भगाया गया था, एक नूडल्स का प्लेट लेके आता है और खा रहा होता है। भगते हुए जुनैद वहां पहुंचता है। ओए, तेरे एक बार बोली समझ में नहीं आती? तेरे बाहर जाने के बाद दोस्त कहां है तेरे? वहां पे वो कुछ नहीं कहता, बैठ के अगला चम्मच जो मुंह में डालता है। सुन, बाहर निकल यहां से। नहीं निकलता। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बाहर बोर्ड लगा हुआ है। अबे अनपढ़ गवार, अगर पढ़ना नहीं आता तो फिर कॉलेज क्यों आता है? मेरे को तो बोर्ड नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया तो मैं दिखाता हूं, चल अभी बाहर निकल यहां से। नहीं निकल रहा। क्या करेगा? क्या करेगा? आज तक लड़ाई भले ही जितनी बार हुई थी, ये बात जो थी वो आपसे आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन आज नहीं। क्या बोला? वही जो सुना। तो बदतमीजी दिखानी है, हैं? साले बड़ी चौड़ में घूमता है। अबे तेरी बीमारी के ढाल पे ना मेरे पे मता। मैं नहीं देखने वाला। हाँ तो बोलना, क्या बोलेगा तू? है तेरे में हिम्मत कुछ बोलने की? हैं? अबे साले पूरे कॉलेज में इतने बच्चे, साले एक प्रोफेसर को, इतने टीचर्स हैं, इतने बच्चे हैं, तेरे को मेरे पे क्यों घुसना है बे? हैं? तो जब देखो जहां देखो मूड खराब करने के लिए आ जाता है। अभी तो अपना काम तो ढंग से कर नहीं पाता, कॉलेज में कोई तेरी थैले भर की इज्जत करता नहीं, उसके बाद तो साले मेरे पे आ रहा है। क्या बोला? तेरा बहरा बहरा है? दो बार क्या बोला? क्या बोला? बोल रहे हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? बताता हूँ साले। क्या बताएगा? बोलना। अबे बोलना, तेरे में हिम्मत है तो। अबे क्या सुनना चाहता है तू? हैं? साले तेरे जैसे स्टूडेंट्स ना साले पनौती होते हैं कॉलेज के लिए। एक ढाल लेके आ गए बीमार। अबे बीमार तो हॉस्पिटल में एडमिट हो ना। फालतू में साला कॉलेज में तेरे को बीमारी तब नहीं आती तो घूमने फिरने के लिए आता, दोस्तों का याशी करता फिरता है। कौन से याशी? अबे सिगरेट पीते देखा है तेरे को मैंने, ठीक है? कैसा कैंसर है तो सिगरेट काहे को पी रहा है? सर फालतू की बातें मत करो। कोई एविडेंस है आपने? सिगरेट? अबे एविडेंस की बातें मत कर तू मेरे सामने, समझा? बीमार है तुम्हारे जैसे बहुत देख लिया मैंने। यानी कैंसर है, हमको कैंसर है, एक ढाल बना के रख लो ताकि सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी ना पड़े, जितनी सिंपत्ति को सारी चाट के खा जाओ। क्या बोला? वही जो तूने सुना, पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा से बोल रहा हूं। तेरे को औकात क्यों तो कुछ करके दिखा बेटे। बड़ा चढ़ाना तू आज, बदतमीजी पाएगा। तेरे को मैं दिखाता हूं मेरी औकात क्या है। नहीं सर, अब मैं दिखाता हूं कि मेरी औकात क्या है। अनुराग वहां बगल में जाता है और वहां गमलों के बीच से एक फोन निकालता है। फोन को प्रोफेसर को दिखाता है, हिलाता है, टॉन्ट करता है, बंद करता है, और इतने में प्रोफेसर की ओर देख के, अब तू देख। जुनैद समझ जाता है कि यहां पे क्या हो सकता है। वो पीछे आता है, लेकिन इतने में अनुराग नहीं, अनुराग वहां से भगता है पीछे जुनैद। लेकिन क्या करना, कुछ ही दूरी में कॉलेज का जो पूरा फेस्ट वाला एरिया था वो आता, वहां पे लगी हुई थी भीड़। ये जाके भीड़ में घुस जाता है। जुनैद पैनिक्ड होता है। उसने फोन जिस तरीके से दिखाया, उसको एक डाउट होता है कहीं कुछ रिकॉर्डिंग या वो दोनों मेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी। पहला मेल जो हमारे अनुराग ने जुनैद को लिखा था, और दूसरा जो जुनैद ने उसके पुराने डायरेक्टर को लिखा था। वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो दोनों मेल्स में सिर्फ एक अटैच्ड फाइल होती है, एक फाइल जो ये पूरी कहानी बताती है, एक फाइल जो हमारे नए डायरेक्टर ने वहाँ से निकाल ली थी। वही फाइल जिसके कारण प्यून दादा के बताए हुए किस्से के बाद क्या हुआ था वो कहानी कंटिन्यू कर पाते हैं, और बालाचंद्रन के सामने ये पूरी की पूरी कहानी वो इतना ही बोल रहे होते हैं कि इतने में दोबारा से हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो अपना कॉन्शियसनेस लूज करते हैं। हाथ जो होता है उन्होंने पकड़ा हुआ होता है बालाचंद्रन का, लेकिन नर्स जो होती है वो बाहर निकलने के लिए कहते, बालाचंद्रन का हाथ बाहर रखते। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी भी उनके सामने क्या हुआ। जो बातें बताई गई, दिस वॉज नॉट अ स्मॉल डील। क्या अनुराग ने ब्लैकमेल किया था उसे? क्योंकि क्या हुआ उस दिन के बाद ये ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता, सिवाय इस बात के कि वो इंसिडेंट होने के 4 दिन के बाद, अकॉर्डिंग टू हमारे डायरेक्टर साहब,
अनुराग जो था वो डायरेक्टर के चेंबर वेम्बर में बुलाया जाता है। वो प्यून दादा ने बताया था ना, कुछ तो भी बात हुई थी, ये वो नाटक फलाना ढिमका। और उसी के 2 हफ्ते बाद एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाता है, एक ऐसा स्कॉलरशिप जिसमें अनुराग को कई सारे बेनिफिट्स थे। और उसी के साथ अनुराग को एक दिन प्यून दादा एक बैग लेकर कॉलेज से बाहर जाते हुए देखते हैं, जो वो कलेक्ट करते हैं डायरेक्टर के रूम से। वो बैग जो था वो रुहा से भरा हुआ था, ऐसा एक डाउट था प्यून दादा को, क्योंकि उन्होंने जब वो डायरेक्टर के चेंबर के अंदर गए थे तो बैग की थोड़ी सी जिप खुली हुई देखी थी। कॉलेज रहता है, कॉलेज में से कैश वैश कभी कभी लाना जाना होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये पैसे अनुराग को क्यों दिए गए। लेकिन जब प्यून दादा की कहानी और वो वीडियो फाइल में कैप्चर्ड फुटेज दिखाई देता है, उस दिन जो बात प्रोफेसर जुनैद ने शायद गुस्से में बोल दी थी, शायद नाराजगी में बोल दी थी, शायद वो उस बात को मीन भी नहीं करते होंगे, लेकिन किसी ने सही कहा है ना कि आपके जो शब्द होते हैं ना वो किसी बाण की तरह होते हैं कि एक बारी धनुष से निकले तो निकल गए। अब यहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी बातें ढूंढनी थी, लेकिन मोटी मोटी एक पिक्चर जो थी अब वो मिल चुकी थी। अगर वाकई में ये हुआ, इसका मतलब जुनैद और वो पुराने डायरेक्टर, क्या वो इन्वॉल्व थे अनुराग के मर्डर में? अब वो यही सब सोच रहे होते कि इतने में इनका फ़ोन बजता है। फ़ोन बजता है तो उठाते, देखते लेखा का फ़ोन था। फ़ोन उठाते, जनाब जी वो आप अभी कहाँ पे? मैं बस यहीं पे था यार, रतौल में था। बोल नहीं वो आप ठीक हो ना? आप ऐसे मतलब कोई फ़ोन भी नहीं करो? अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ का काम ज़्यादा हो गया है, और वो शायद प्रणव के केस को लेकर के ना कुछ चीज़ें मिली हैं, तो हम लोग थोड़ा। क्या मिली है बताओ? नहीं फ़ोन पे नहीं बताऊँगा, मैं ना आके आराम से। ये यहाँ पे इन्होंने पुलिस लगा दी विकास ने, ये क्या हो गया? आप मुझे सच बताओ ना, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं हम लोग एकदम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या प्रोटेक्शन है ना, क्योंकि अभी सेंसिटिव केस है तो उसके लिए बस वो एक कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, बस वैसा ही है। अच्छा सुनो ना, ये प्रणव को ना आपसे कुछ बात करनी थी। फ़ोन देती हैं, प्रणव फ़ोन पे आता है। पापा शुभ बेटे, पापा वो मैं कह रहा था कि मुझे ना एक बार ना बस दोबारा से ना कॉलेज जाना था। वो कॉलेज बेटे वो क्या है कि हम ना परमिशन निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब प्रणव को पता था कि ये यहाँ पर क्या क्या नाटक हुआ है, और वो डायरेक्टर का वो एक पैनिक डो करके फ़ोन कॉल आना, लेकिन उसको साफ बता के रखा था कि घर जाके कुछ भी नहीं बताना। बेटा वो अभी क्या ये जो पूरा हो के रखा है ना, थोड़ा माहौल गर्म है, आप थोड़ा सा टाइम दे दो बेटे। अगर कुछ ऐसा है क्या, कुछ याद आ रहा? पापा मैं एक्चुअली में वो उधर पे नहीं बोल रहा था, रतौल की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रेष्ठ जाना है तुमको? हाँ पापा वो सॉरी, वो मुझे पता है, वो हम लोग पहले भी गए थे, पर तब मुझे कुछ याद। अरे नहीं क्या ऐसे मत बोलो तुम बेटा, तुम 10 बार जाने के लिए बोलोगे, अपन 10 बार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सब ये सब नहीं सोचना, तुम आराम से बस जो तुमको याद आए, जो तुम्हारी मेमोरी में क्लिक हो, बस तुम उतना बताओ। बाकी जो भी तुम्हारे मन में है बेटे, बस एक बार हमारे साथ शेयर कर देना, ठीक है? हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे कुछ करने के लिए। बाकी ये सब सॉरी वॉरी मत बोलो, ऐसा कुछ गलत थोड़ी किया तुमने। बालचंद्रन जो थे अब वो परेशान थे। उनको यहाँ पे प्रणव को लिए श्रेष्ठ जाना था, लेकिन अगर ये करना पड़ा तो उनके पास 2 ऑप्शन, एक या तो वो विकास और प्रणव को भेजते, वहाँ पे जा सकते थे, और विकास का तो होना ज़रूरी था वहाँ पे अगर प्रणव जो है उस एरिया से बाहर निकलता है तो। दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर वो भी वहाँ से साथ में होके जाते तो कहीं ना कहीं हेल्प मिलती, लेकिन अगर वो साथ में चले गए तो फिर डायरेक्टर जो है वो अकेले हो जाएंगे। लेकिन विकास जो है बार बार कह चुका कि यार पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो अच्छी खासी दे के रखी है। अब इतने दिनों से वो यहाँ पे थे, डायरेक्टर की भी कंडीशन जो थी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। कुछ ज़्यादा सीरियस होता तो वीडियो कॉल पे बात कर लेते। कहीं ना कहीं उनको भी उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना था, क्योंकि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव गिर सकता था केस को लेकर के। डिसीजन लिया जाता है, वो और विकास दोनों के दोनों जो हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ लौटते हैं। वहाँ जाने के बाद उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि प्रणव के साथ इमीडिएटली श्रेष्ठ की ओर निकलना। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं
तो डायरेक्टर की फैमिली वहाँ पे पूछती है उन्हें कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है। वो कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो दरअसल क्या है कि एक कॉलेज का वो पुराना केस जो है ना वो धीरे से वापस आ रहा है, तो हमने कुछ प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को यहाँ भेज दिया है, क्योंकि पता नहीं है ना उस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है। वो कैसे, नहीं नहीं वो एकदम बढ़िया है, वो हम लोग क्या है वहाँ पे सबने सेफ हाउस जैसे आपको यहाँ पे रखा हुआ है, हमने उन्हें वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ लीगल चीज़ें चल रही है, वहाँ के थाने से ज़्यादा अरे कुछ तो भी बकवास से बहाने बनाते हैं, और परिवार जो होता है मान जाता है, क्योंकि उनको क्या पता लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे चलनी है। ठीक है, ये सारी बातें करके वहाँ पे लेखा को भी कुछ ना बता के प्रणव को साथ में लेकर बालचंद्रन, प्रणव और विकास इमीडिएटली श्रेष्ठ की ओर निकलते हैं। पहुँचते हैं वहाँ पे, उसे कॉलेज जाना था, कॉलेज में ले जाते हैं, कॉलेज घूमता है, लेकिन हॉस्टल कहता है वो उसे हॉस्टल लेके जाते हैं। हॉस्टल में उसका जो रूम था वो कौन सा, वो देख पिछली बार भी आए थे, उन्होंने सब कुछ देखा था, पर ये जो है ना ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगता है। ये लोग भी उसे फॉलो करते हैं, सबसे ऊपर जाके छत में जाता है, छत में ताला लगा हुआ होता है। वो कहते छत ऐसे कर इशारा करता है, तो बालचंद्रन और विकास जो है वो नीचे जाकर के पूछते हैं भैया वो ऊपर का छत जो है वो खुलवाना था। वो उनके पास वो चाबी नहीं है, वो थोड़ा सा ब्राइब करते हैं, तो इतने में वो चाबी वाबी जहाँ से भी थी वो मंगवाते हैं, निकलवाते हैं, छत खुलवाते हैं। छत जो होती है वो एक अच्छा खासा बड़ा सा स्पेस होता है, और वहाँ पे जो ऐसे सरिये बाहर निकलने के बाद अपन उसको सीमेंट से कवर कर देते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे उठे हुए होती हैं चीज़ें, तो उनमें से एक पे जाकर के बालचंद्रन जो है बैठ जाते हैं, बगल में विकास जो होते हैं वो खड़े होते हैं, और हमारा जो प्रणव है वो इधर उधर घूमे फिरे। उसको समझ ही नहीं आ रहा वो यहाँ पे क्यों है, उसके मन में कुछ तो ट्रिगर हुआ है, लेकिन क्या देखता रहता। एक जगह पर रुककर अपने राइट साइड देखता है, ऐसे नीचे की तरफ झांकता है, राइट साइड देख के थोड़ा नीचे होकर ऐसे करता है, और वो पीछे हो जाता है। विकास और बालचंद्रन दोनों ने ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया था। दोनों इतने साल से उस प्रोफेशन में थे जहां पर कोई भी अगर कुछ छुपाने की कोशिश करे तो ये लोग पकड़ने में माहिर थे। ये दोबारा से ऐसे छत के चक्कर लगाता है, बाकी सब जगहों पे भी घूमता है, लेकिन जब भी वो उस एरिया में जाता है तो वहाँ जाकर ये हमेशा थोड़ा ध्यान से कुछ तो नोटिस कर रहा था, नीचे देख रहा था, सामने देख रहा था। विकास आगे बढ़ने वाला होता है कि बालचंद्रन जो होता है वो हाथ उठा लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लिसनर्स एंड माय डियर जेडिएट फैमिली, हमारी कहानी यहाँ पर रुकती है। बालचंद्रन के सामने दो रास्ते मौजूद थे। एक, या तो बालचंद्रन जाकर इमीडिएटली उससे पूछ लेते, या वहाँ से निकलने के बाद नीचे जाके उससे आराम से पूछ लेते कि उसने वहाँ पर ऐसा क्या देखा, वो क्या सोचा उसने। अगर प्रणव जो है वो कंफर्टेबल इनफ फील कर रहा है तो वो बता देता, और अगर वो बता दे और बालचंद्रन अगर उससे वो बात निकलवा पाए तो ध्यान देना, अब सिर्फ प्रणव उस बारे में नहीं सोचेगा बल्कि बालचंद्रन भी उस बारे में सोचेंगे। हो सकता है प्रणव का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है बालचंद्रन का एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो, और वो केस को हेल्प कर सकता है बहुत जल्दी आगे बढ़ने में। दिक्कत सिर्फ ये है, कहते हैं ना कि जब शिकार पे जाते हैं तो गलती से भी आपके शिकार को पता नहीं लगने दो कि आपने उसको देख लिया है। प्रणव इस वक्त एक हिरण की तरह था। इट वॉज वेरी इजी टू स्पूक हिम। अगर गलती से उन्होंने पूछ लिया कि वहां तुमने क्या देखा, तो प्रणव को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने उसे ऑब्जर्व कर लिया था वो चीज देखते हुए, वो छुपा रहा था उनसे। अगर उसे पता चल गया कि इनको पता है तो कहीं वो और छुपाने की कोशिश तो नहीं करेगा, कहीं कोई आगे हो सकती होगी चीज, लेकिन अब वो अलर्ट हो गया है तो वो चीज उनको पता लगने ना दे, पॉसिबल। वहीं पे दूसरा रास्ता कुछ यूं है कि बालचंद्रन जो है वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ना विकास कुछ कहेगा, दोनों के दोनों आराम से सिर्फ और सिर्फ प्रणव को ऑब्जर्व करेंगे। और अगर उस दिन की तरह दोबारा से प्रणव ने वहां से भागने की या कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये लोग अलर्ट मोड पे मौजूद होंगे। दिक्कत सिर्फ ये कि अगर प्रणव ने वाकई में कुछ देखा था और अगर वाकई में प्रणव को कुछ करना था, और मान लो वो प्रणव कर रहा हो और उस बीच में उसे पता चल जाए कि उसके पापा और विकास अंकल वो दोनों उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं,
प्रणव का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो भरोसा है वो टूट जाएगा पूरी तरह से। पहले भी उसने किया है, वो भाग गया था, गलत किया था, लेकिन कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मेरे पेरेंट्स विकास अंकल जो है मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। ध्यान देना, दोनों रास्तों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, लेकिन ये दोनों में से एक रास्ता ऐसा है जो क्लियर एक विनर है। और अगर आप वो हिंट पकड़ गए तो पकड़ गए, क्योंकि वो हिंट जो है इस एपिसोड में बालाचंद्रन की एक हरकत में है। कोई लाइन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक हरकत। इसी एपिसोड में जब वो दूसरों से बात कर रहे थे, जब डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे थे, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो काइंड ऑफ बालाचंद्रन का इंटेंशन बताते हैं? क्योंकि यहां पे सही रास्ता कौन सा है ये ना तो आपको पता है ना मुझे, लेकिन बालाचंद्रन को पता है, उसकी गट कॉलिंग को पता है। पकड़ सको तो पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जनाब ऐसा है, आपके 48 आवर्स यहां पर शुरू होते हैं। द वोटिंग्स आर ओपन। कुछ तो था जो प्रणव बताना नहीं चाहता था, या बताने से झिझक रहा था, या फिर कुछ और। लेकिन वो क्या था ये अब आप लोगों को धीमे धीमे से पता लगने वाला है, क्योंकि जनाब ऐसा है, आप इस कहानी के कंक्लूडिंग पन्नों की तरफ अब बढ़ने वाले हैं। एपिसोड नंबर 7 को सुनाने के लिए कहानी का जो हमने हक अदा जो आप लोग करते हैं वो 250 स्टोरी शेयर्स रखा है, लाइक ऑल द टाइम्स वी हैव डन बिफोर। अगर आपने हक अदा कर दिया तो मैं कहानी तो सुनाने आऊँगा, सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?